हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो 9 अगस्त का जो दिन है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो आपको देने की कोशिश करूँ। हालांकि ये मेरा लेक्चर नहीं है ऑफिशियल, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी नॉलेज मिले तो अच्छा ही होगा। तो अपन बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो देखो, इंट्रोडक्शन में इसमें जो अच्छी लाइन हो सकती है वो कौन सी है, क्योंकि जब भी आप किसी सवाल का आंसर लिखते हो या आंसर लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन में 2 या 3 लाइनों की अच्छी जानकारी आपको देनी पड़ती है ताकि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो सके और जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन को चेक कर रहा है वो इम्प्रेस हो जाए इंट्रोडक्शन पढ़ के। सबसे पहले इसमें जो आप लाइन डाल सकते हो वह ये है, सबको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के लीडरशिप में लड़ा गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। फिर इसके बाद अगली अच्छी लाइन कौन सी है इसमें जो इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हो, इट वॉज द लास्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी अंतिम जन आंदोलन था भारत का। इसके बाद कोई जन आंदोलन हुआ ही नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इतने बड़े स्तर का, ऐसा आपको पता है। एंड इट वॉज, ये अंतिम जन आंदोलन था जिसे कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया, इस आंदोलन को कभी भी खत्म नहीं किया गया ऑफिशियली। इट वॉज नेवर कॉल्ड ऑफ ऑफिशियली, क्योंकि जो पूर्व के आंदोलन रहे हैं जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, तो ये दोनों कौन से मूवमेंट है, एक तो असहयोग आंदोलन हो गया, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों आंदोलन को कांग्रेस ने किसी न किसी समय में इनको कॉल्ड ऑफ किया, सस्पेंड किया, खत्म किया। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन है इसे कभी क्विट नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा। इट वॉज नेवर ऑफिशियली सस्पेंडेड। अब जो अगली जो जिस के बारे में अपन को बात करनी है वो है व्हाई दिस मूवमेंट हैपेंड। तो क्या कारण है जिससे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो सबसे पहला है क्रिप्स का फेलियर, यानी जो क्रिप्स महोदय भारत में आए थे वो अपने साथ एक प्रपोजल लेके आए थे संवैधानिक सुधार से संबंधित, लेकिन जो मुख्य सुधार था उन्होंने भविष्य में टाल दिया। इमीडिएटली वो कोई विशेष सुविधा या कोई विशेष सुधार नहीं कर रहे थे भारत से संबंधित, तो जो क्रिप्स प्रपोजल पूरी तरीके से फेल हो गया। और जो क्रिप्स महोदय भारत में आए थे उनका एटीट्यूड एक अलग ही तरह का था। उनका क्या एटीट्यूड था, लीव इट और टेक इट। हम ये संवैधानिक सुधार लेके आए हैं क्रिप्स प्रपोजल के तहत, अगर भारतीयों को पसंद आए तो रखे, अगर नहीं आए तो दफा हो जाए। तो टेक इट और लीव इट काइंड ऑफ एटीट्यूड है, इससे जो भारत की जनता में आक्रोश अत्यधिक बढ़ गया। तो क्रिप्स का फेलियर एक कारण है। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, पोस्ट वॉर एक्सपेक्टेशन वर नॉट गुड एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंस बेटर, इमीडिएट स्ट्रगल। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ है काफ़ी मैंने यहाँ पे, कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914-1915 के आसपास, उस समय ब्रिटेन ने कई सारे वादे किए थे कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी, भारतीयों को इतने अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, जो ब्रिटेन है वो बैक ट्रैक कर गए। उन्होंने अपने किसी भी जो भी उन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। तो भारतीयों को पता था विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड आएगा हमसे सहयोग मांगने के लिए, लेकिन कुछ वादे भी करेगा इंग्लैंड, लेकिन बाद में उन वादों को नहीं निभाएगा। तो भारत को एक्सपीरियंस हो चुका था इसके बारे में, और इस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो भारतीय पहले से सतर्क थे कि ब्रिटेन की बातों में नहीं आएंगे। फिर अगला कौन सा कारण है, इकोनॉमिक हार्डशिप। एक प्रकार से आर्थिक इमरजेंसी की हालत थे भारत में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, वस्तुओं की भारी कमी हो चुकी थी, वस्तुओं के जो प्राइस है वो भी बहुत अधिक बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन उस समय बहुत अधिक बढ़ गया था, सप्लाई कम हो गई थी। तो लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद अगला है बंगाल फेमिन, और उसी समय में आपको पता है कि 1943 में बंगाल फेमिन है। फेमिन का मतलब क्या होता है, बंगाल में सूखा पड़ा, अकाल आया बंगाल में। आफ्टर जैपनीज एंट्रीज आइटम एक्सपोर्टेड। अब क्या हुआ, जब बंगाल में भुखमरी के हालात थे, जब बंगाल में फेमिन आ चुका था, उस समय में ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की जो बंगाल के जितने भी बचे कुछ संसाधन हैं उनका उपयोग जापान नहीं कर ले, क्योंकि जापान भी अटैक कर चुका था नॉर्थ ईस्ट के साइड से। ब्रिटेन को लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के साइड से अटैक करने के पश्चात वो बंगाल के अंदर घुस जाएगा। जो बंगाल के संसाधन है जैसे नाव वगैरह है या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह, उसका इस्तेमाल जापान की सेना करने लग जाएगी। तो ब्रिटेन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता रहा, इसलिए उन्होंने कई सारे जो बोट हैं उनको नष्ट कर दिया। ब्रिटेन ने कई सारे जो उत्पादन की सामग्री थी उनको नष्ट कर दिया, कई वो जैपनीज के हाथ में नहीं पड़ गया। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ,
वैसे ही वहाँ पे अकाल पड़ रहा, उसके अलावा और ब्रिटेन ने कई सारे संसाधनों को नष्ट कर दिया। तो भारतीयों की हालत बहुत ही अधिक खराब हो गई बंगाल फेमिन के कारण और ब्रिटेन की पॉलिसी के कारण। फिर इसके बाद अगला कौन सा कारण है, जैपनीज थ्रेट। जापान से सीधा धमकी मिल रही थी, जापान से सीधा डर लगा हुआ था ब्रिटेन को कि जापान भारत में ईस्टर्न साइड से, पूर्वी साइड से आक्रमण कर सकता है। ब्रिटिश प्रेजेंस इनवाइटिंग इन्वेजन, और महात्मा गांधी ने कहा भी कि जब तक भारत में ब्रिटेन रहेगा तब तक संभावना हमेशा बनी रहेगी कि जापान है ब्रिटेन के चक्कर में भारत में अटैक कर दे और भारत को परेशान कर। तो इसलिए जरूरी है ब्रिटेन का भारत छोड़ना। हमें जापान के डर से मुक्ति पाने के लिए बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन को भारत से भगाना, ताकि जापान के लिए कोई कारण नहीं रहे भारत में अटैक करना, क्योंकि ब्रिटेन और जापान आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। एज नो इंडिया वर्सेस जापान, महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था या जो उसके विचार थे बिल्कुल स्पष्ट थे। महात्मा गांधी को पता था कि एशिया के दो देश हैं, एक भारत है और एक जापान है। हमें आपस में कोई शत्रुता नहीं है, जापान की शत्रुता ब्रिटेन से है, और अगर जापान भारत पे आक्रमण करता है तो ब्रिटेन के कारण आक्रमण करेगा। भारत और जापान के बीच में किसी तरह की कोई शत्रुता नहीं है, दोनों एक ही कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। तो ये अपना लॉजिक दिया महात्मा गांधी ने। क्यों क्विट इंडिया आंदोलन की अत्यधिक आवश्यकता है, कमांडियरिंग बोट्स और बंगाल टू प्रिवेंट जैपनीज, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। बंगाल में बोट्स को नष्ट कर दिया ब्रिटेन ने, ताकि जापान के हाथ को बोट नहीं लग सके। इंग्लिश लेफ्ट SCA, देयरफॉर पीपल एट मर्सी ऑफ जापान। अब हमारे सामने एक उदाहरण था यहाँ पे कि जो इंग्लैंड था इमरजेंसी के समय में दक्षिण पूर्व एशिया को छोड़ के भाग गया इंग्लैंड, और जबकि वहाँ के लोगों, जापान ने जब आक्रमण किया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो इंग्लैंड वहाँ से छोड़ के भाग खड़ा हुआ। इंग्लैंड ने जरा भी नहीं सोचा कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जो जापान की सेना है वो परेशान कर सकती है। तो जो लोकल लोगों की सहूलियत कह दो या लोकल लोगों के जो इंटरेस्ट रहते हैं उनके बारे में ब्रिटेन ने कभी नहीं सोचा। तो भारत को भी लगा यहाँ पे कि अगर जापान यहाँ पे आक्रमण करता है तो इंग्लैंड हो सकता है कि भारत छोड़ के यहाँ से चला जाए, हमें ब्रिटेन जापान की दया पे छोड़ दे। तो भारत का काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस था ब्रिटेन के साथ। INC कैलकाटा एंड पॉपुलर मूव, ब्रिटिश डिफीट अगेंस्ट जापान। और फिर भारत का जो पॉपुलर मूड था उसमें भी काफ़ी बदलाव हो चुका था, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ इस प्रकार से बन रही थी कि हो सकता है कि जापान ब्रिटेन को हरा दे, और तो ऐसा लग रहा था लोग भारतीयों को कि ब्रिटेन हारने ही वाला है जापान के साथ। तो एक पॉपुलर मूड आ चुका था कि क्यों ना हम भी अपना एक आंदोलन शुरू करते हैं ब्रिटेन को यहाँ से भगाने का। तो ये सही समय है, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन वहाँ पे फंसा हुआ है, दूसरा जापान ने भी आक्रमण कर दिया है नॉर्थ ईस्ट साइड से, तो ब्रिटेन चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह सही समय है ब्रिटेन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। 10 years नो मास मूवमेंट। फिर इसका अगला कारण क्या है कि 10 साल तक कोई जन आंदोलन हुआ ही नहीं था। आप देखो लास्ट जन आंदोलन कब हुआ था, 1929-30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। जन आंदोलन मतलब बहुत ही बड़ा आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन तो हुए ही हैं, स्ट्राइक्स भी हुई है, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था पिछले 10-12 साल से। तो इसलिए लोगों में रोष व्याप्त था काफ़ी लंबे समय से। दे हैड एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट इन देयर माइंड्स एंड हार्ट, तो उनको वेंट आउट नहीं मिल रहा था अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए ये सही मौका था क्विट इंडिया मूवमेंट इसी समय के लिए। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं स्प्रेड के बारे में, किस प्रकार से फैला हुआ जो जन क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका। महात्मा गांधी ने क्या कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, भारत को भगवान के हाथों में छोड़ दो और आप यहाँ से चले जाओ। ऑल इंडियन हु डिजायर फ्रीडम एंड स्ट्राइव फॉर इट मस्ट बी हिज ओन गाइड। महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी अपने गिरफ्तार होने से पहले। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने नारा दिया करो अमरो, और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग को उसको गिरफ्तार ही कर लिया गया। तो उसी प्रकार से जो भी पत्ते खेलने थे महात्मा गांधी अपने पत्ते पहले ही खेल चुका था, क्योंकि उसको पता था कि उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इनफैक्ट हुआ भी है, गांधी को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के जो सभी दिग्गज नेता रहे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, ताकि कोई भी लीडरशिप नहीं मिल पाए जनता के पास। तो महात्मा गांधी को पता रहा ये सिचुएशन आएगी, इसलिए गांधी जी हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेरी वेल इवन बिफोर। तो इसलिए गांधी ने पहले हिंट दे दिया लोगों को। गांधी ने कहा करो या मरो। गांधी ने कहा कि जो लोग आज़ादी चाह रहे हैं उनको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और खुद ही अपने गाइड होंगे इस आंदोलन के लिए। आपको बाहर से कोई गाइडेंस नहीं मिलने वाला। यू हैव टू बी योर ओन गाइड फॉर द पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट। यू हैव टू बी योर ओन गाइड। आपको खुद ही कोई अपने को इंस्पायर करना है, खुद ही कोई अपने को प्रेरणा देनी है और खुद ही की स्ट्रेटेजी के हिसाब से लोगों को कार्य करना है। तो ये आंदोलन है पूरा का पूरा जनता के ऊपर डाल दिया गया, जनता को ही इस आंदोलन को इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करना ना, ऊपर से कोई गाइडेंस का सोर्स रहा नहीं। और ये चीज़ गांधी ने पहले क्लियर कर दी लोगों के माइंड में। डू और डाई, फिर इसके बाद टू बी ऑन 9th अगस्त बट प्लेड इज कार्ड एज एंटिसिपेटेड अरेस्ट। इसकी घोषणा 9 अगस्त को करनी थी, लेकिन गांधी जी ने पहले ही करो या मरो का नारा दे दिया था, क्योंकि गांधी को पता था कि मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है जेल में जाने के पश्चात मैं ये नारा भी नहीं दे पाऊँ, लोगों से मेरे को संपर्क भी नहीं करने दिया जाए या प्रेस वालों को भी नहीं मुझसे मिलने दिया जाए। तो इसलिए गांधी प्लेड हिज कार्ड्स मच बिफोर, अपनी अरेस्ट को देखते हुए। हिंटेड पॉपुलर इनिशिएटिव, अब डू और डाई जो उसने नारा दिया उसके तहत गांधी ने क्या किया, ही हिंटेड पॉपुलर इनिशिएटिव, मतलब ये है कि यह इस आंदोलन की जिम्मेदारी महात्मा गांधी ने लोगों के ऊपर ही छोड़ दी, मतलब लोग खुद से ही प्रेरणा लेके इस आंदोलन को अंजाम देंगे। तो पॉपुलर इनिशिएटिव का यहाँ पे यही मतलब है। स्पॉन्टेनिटी इंडिकेटेड, और इसी के साथ ही गांधी ने क्या हिंट दिया, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब यह है कि कोई प्लानिंग नहीं है इसके पीछे, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है, जो जैसा उस समय में हो रहा है उसी के आधार पे आपको आंदोलन को अंजाम देना। स्पॉन्टेनिटी विदाउट एनी प्लानिंग, हैप्पीजर्ड वे के अंदर, कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं हो पाया, तभी तो जनता अधिक अप्रोचित हो गई और काफ़ी अधिक वायलेंस हुआ। फिर इसके बाद लोकल इनिशिएटिव इंक्रीज एज ऑल अरेस्टेड, जैसा कि गांधी ने एंटिसिपेट किया था, सोचा था, क्योंकि सभी बड़े नेता जेल में पहुंच चुके थे, तो उसका क्या फायदा हुआ, लोकल इनिशिएटिव आया। जो कांग्रेस के लोअर रक्स के जो नेता थे, यानी जो लोअर लेवल के जो नेता थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, जो रीजनल नेता थे कांग्रेस के, या और जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे, उन्होंने छोटे छोटे समूहों को इनिशिएटिव देना शुरू किया, उन्होंने छोटे छोटे समूह को प्रेरणा देनी शुरू की। तो लीडरशिप कांग्रेस के टॉप पोजीशन से निकल के लोअर पोजीशन पे आ गई, लेकिन फिर भी लीडरशिप दी गई रीजनल नेताओं के द्वारा कांग्रेस को। तो लोकल इनिशिएटिव बन पाई, यानी रीजनल क्षेत्र में अच्छे राष्ट्रवादी नेता उभर के आए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। वेरिएंस टू नॉन वायलेंस, तो अपन जानते हैं क्योंकि पॉपुलर इनिशिएटिव आ चुका था, यह आंदोलन पूरा का पूरा जनता के कंधों के ऊपर छोड़ दिया था, कोई भी मैच्योर प्लानिंग इसमें नहीं की गई थी या हो ही नहीं सकी प्लानिंग, तो इसीलिए इस आंदोलन में हिंसा आ गई, और हिंसा आनी भी थी। आप देखो महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया, डू और डाई का मतलब क्या, करो या मरो, बहुत ही एग्रेसिव नारा है, यानी गांधी ने भी एंटिसिपेट किया था कि कुछ अगर वायलेंस होगा तो चलेगा यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन इस समय डिमांड कर रही थी एक एग्रेसिव और बड़ा एक्शन, क्योंकि पिछले 10 सालों से कोई जन आंदोलन हुआ नहीं था, और दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू गेट रिड ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि 1942 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन कई सारी परेशानियों से वैसे ही घिरा हुआ था। आईएनसी कॉल बट पीपल लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट वाज लॉन्च्ड ऑन द कॉल ऑफ आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉल करने पे इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। लॉन्च कांग्रेस के द्वारा किया गया, लेकिन वास्तव में लोगों ने इसको अंजाम दिया है। यंग इनिशिएटिव सोशलिस्ट कैडर एट लोकल एरियाज, तो खासकर जो यूथ लोग थे गांव के साइड में, क्योंकि कोई ऊपर के लेवल से कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था, सारे के सारे नेता अरेस्ट हो चुके थे, जो यूथ लोग थे उन्होंने कमांड अपने हाथों में ली क्विट इंडिया मूवमेंट में। और जो खासकर सोशलिस्ट कैडर था, जो समाजवाद की भावना से प्रेरित लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले ली। इसलिए हम देखते हैं कई सारे समाजवादी लीडर्स हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट में। नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं। देखो, वायलेंस मस्ट विद इंडियन नेशनल मूवमेंट, पहली बार ऐसा हुआ कि गांधीयन मूवमेंट के अंदर हिंसा को भी ऐड कर दिया गया है। हिंसा, वायलेंस वाज मर्ज्ड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे हिंसा की छोटी घटनाएं भी हुई 1942 के मूवमेंट में, ये हिंसा रहित नहीं रह सका। मैनी एक्सेप्टेड, जैसे किस प्रकार की हिंसा हुई, खासकर जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, उस पर लोगों का गुस्सा निकाला गया। टेलीग्राफ की जो लाइनें हैं उनको काटा गया, पुलों को काटा गया, ताकि जो ब्रिटिश सरकार है वो मदद करने के लिए पुलिस नहीं भेज सके और सेना को नहीं भेज सके। इफ नो ह्यूमन टोल, लेकिन मुख्यतः लोगों पे हमला नहीं किया गया, इसमें संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया गया। जो भी ब्रिटिश राज को चिन्हित करती थी, जो भी संस्था, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो हरिजन एनपी, जैसे हरिजन एक न्यूज़पेपर था, उसमें कहा भी गया कि अगर हिंसा होती भी है तो किसी मनुष्य की जान न जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे तो वो चलेगा। इन रिस्पॉन्स टू ब्रूटल रिप्रेशन, अब दूसरा कारण ये भी है क्यों हिंसा हुई 1942 के मूवमेंट में, क्योंकि एक रिएक्शन था हिंसा
फर्स्ट ऑफ ऑल हिंसा नहीं की गई इंडियंस के द्वारा, लेकिन जब ब्रिटेन ने अपना दमनकारी चक्र को फैलाया पूरे भारतवर्ष में, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को विरोध का दमन करने के लिए, तो उसके रिएक्शन में वायलेंस दूसरी तरफ भी होना, विद्रोहियों के बीच में भी वायलेंस होना लाजमी था। और फिर अगला कारण क्या था, क्यों वायलेंस भड़का इस समय में? इट वॉज वॉर टाइम, ये युद्ध का समय था, इसलिए इस समय वायलेंस बढ़ा। और युद्ध के समय में आपको पता है कानून बहुत कड़े कर दिए जाते हैं, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, लोगों की आज़ादी खत्म कर दी जाती है, लोग वैसे ही परेशान थे, तो इस समय में वायलेंस होना लाजमी था। जैसे रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्ट्राइक्स, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस स्टेशन को जलाया गया, तोड़ा गया। तो देखो इस वायलेंस का नेचर अलग है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इट वाज डन मोस्टली टू चेक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एडवांसेस, यानी कोई राजनीतिक और सैनिक लाभ नहीं मिल पाए ब्रिटिश सरकार को, केवल उसी की कोशिश की गई और उसके लिए वायलेंस किया गया, लेकिन लोगों को नहीं मारा गया है, इसमें कोशिश की गई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। महात्मा गांधी स्ट्रेस्ड नॉन वायलेंस वाइल गिविंग डॉक्ट्रिन, वाइल गिविंग डू और डाई। महात्मा गांधी ने जब ये नारा दिया था डू और डाई, तो साथ में इसने अहिंसा की भी बात की थी महात्मा गांधी ने, लेकिन बाद में देखो महात्मा गांधी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। महात्मा गांधी अहिंसा का पुजारी था, उसके बावजूद भी बाद में महात्मा गांधी रिफ्यूज टू कॉन्डेम वायलेंस। अंग्रेजी सरकार ने कहा, जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था, कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी हिंसा हो रही है, तो महात्मा गांधी जेल में थे उस समय में, तो महात्मा गांधी को कहा गया कि आप पब्लिकली अनाउंस करो कि लोग हिंसा नहीं करें। लेकिन देखो महात्मा गांधी कितना समझदार था, अहिंसा का पुजारी होते हुए भी उसने मना कर दिया कि लोग जो हिंसा कर रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार के दमनकारी चक्र उसके विरोध में कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस वायलेंस को कॉन्डेम नहीं करूंगा, रिफ्यूज टू कॉन्डेम वायलेंस एज ओइंग टू स्टेट एक्शन। स्टेट एक्शन के कारण वायलेंस हो रहा है लोगों में। फिर है महात्मा गांधी फास्ट एट आगा खान पैलेस, तो महात्मा गांधी चुपचाप फास्ट में बैठ गया, जैसे अपन कहते हैं व्रत कर लिया महात्मा गांधी ने, फास्ट अनटू डेथ। आगा खान पैलेस पूना में एक जगह है जहाँ पे उसको नजरबंद कर रखा था, कैद कर रखा था, वहां पे उसने फास्ट अनटू डेथ कर दिया। अब देखो उसने जो फास्ट किया महात्मा गांधी ने, उसका भी फायदा निकला, ये जन आंदोलन में पूरा फायदा हुआ जो महात्मा गांधी ने फास्ट किया। कैसे? इट इंक्रीज्ड एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द पीपल। महात्मा गांधी ने जो फास्ट किया उसके बाद लोग अधिक प्रेरित हो गए अपने जन आंदोलन को और अधिक बढ़ाने के लिए, और अधिक इंटेंसिफाई करने के लिए, और अधिक मजबूत बनाने के लिए। और कुछ समय के पश्चात महात्मा गांधी ने अपना फास्ट तोड़ भी दिया, उसको मरना थोड़ना था, महात्मा गांधी को जीवित रहना था। महात्मा गांधी का उद्देश्य ये थोड़ी ना था कि मैं जो व्रत कर रहा हूँ, व्रत करने के पश्चात मैं मर जाऊंगा, उसको मरना उसका उद्देश्य नहीं था, उसको भारत को आज़ादी दिलानी थी, ये तो एक रास्ता था व्रत करना, केवल अंतिम उद्देश्य भारत की आज़ादी थी। तो इसलिए ओकेजन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसने अपना फास्ट तोड़ भी दिया। एज इज सर्वाइवल वॉज क्रूशियल, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि उसकी उपस्थिति जन आंदोलन में अत्यधिक जरूरी है, भारत में उसकी उपस्थिति अत्यधिक जरूरी है आज़ादी के लिए। आईएनसी कांग्रेस ने क्या किया, कुड नॉट गिव कंक्रीट गाइडेंस एज ऑल अरेस्टेड, जैसा कि पता है कि कांग्रेस कोई गाइडेंस नहीं दे पाए, सब अरेस्ट हो गए। नॉट कॉन्डेम वायलेंस एंड येट डिसोन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कांग्रेस के लिए बहुत आसान रहा, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा कि अब जो आंदोलन हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम वायलेंस को कैसे कॉन्डेम करें। तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया स्पष्ट, हमारा कोई रोल ही नहीं है, ये जो लोग हैं वो हिंसा कर रहे हैं, लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से तंग आ गए हैं, इसलिए वो हिंसा कर रहे हैं, वायलेंस हमारी तरफ से नहीं की गई है, हम तो जेल में बैठे हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस ने बहुत स्मार्टली वायलेंस को कॉन्डेम करने से मना कर दिया, और उसके साथ जो पूरे जन आंदोलन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसोन कर दी कि जन आंदोलन हम नहीं करवा रहे, तो जनता खुद कर रही है, हम तो जेल में बैठे हैं, हम कैसे करवा सकते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे बढ़ा, इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फटाफट बोलता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई सतारा के अंदर। पैरेलल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक दूसरी सरकार की स्थापना कर दी लोकल लोगों ने सतारा में, यानी ब्रिटिश शासन का अंत ही हो गया सतारा में। बंगाल के अंदर भी इस प्रकार की लोकल गवर्नमेंट बनी जिसका नाम है तामलुक जातीय सरकार, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, इसमें सवाल आते रहते हैं। फिर इस सरकार में, तामलुक जातीय सरकार में कई सारे डिपार्टमेंट भी बनाए गए, तो पूरी प्रशासनिक प्रणाली कायम की गई। जैसे लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, हेल्थ के लिए डिपार्टमेंट, एजुकेशन, पोस्टल, कोर्ट की व्यवस्था भी की गई, तो पूरा प्रशासनिक प्रणाली कायम की गई। और स्वराज इन तालचर उड़ीसा, तो तालचर उड़ीसा के अंदर भी सरकार बनाई गई। 3 जगह पे, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में लोकल गवर्नमेंट भी बने कुछ छोटे क्षेत्रों में।
फिर धीरे धीरे इसका जो नेचर था, शहर से जो आंदोलन है वो हटके गांवों की तरफ चला गया समय के साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांव में लंबे समय तक रहा, काफी कई सालों तक रहा गांव में ये विरोध। जैसे पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में वीक रहा, पंजाब में कम रहा, सिंध में कम रहा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया, तो वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर रहा है, इतना अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन बॉम्बे, आंध्रा, यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा यहाँ पे अत्यधिक प्रभावी रहा। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं ट्रेंड्स एंड रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या मतलब है, किस वर्ग ने कितना सहयोग दिया, कौन सा वर्ग विमुख रहा 1942 के मूवमेंट में। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्किंग क्लास के बारे में। वर्किंग क्लास है यानी जो मजदूरों का वर्ग था, उन्होंने अनेक जगह पे स्ट्राइक की। जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, जमशेदपुर में बड़ी बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली 1942 के मूवमेंट में। सीपीआई स्टैंड येट लो रैंक पार्टिसिपेटेड। देखो जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, क्योंकि अपन ने वैसे तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो ब्रिटेन के विरोध में थी, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कुछ समय के पश्चात रसिया अलाइड पावर्स के साथ जुड़ गया, यानी रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उनकी टीम में शामिल हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान के विरोध में, जर्मनी के विरोध में। तो जैसे ही रशिया ने अपना पाला बदला, जैसे रशिया क्लियरली ब्रिटेन की साइड में आ गया, उसी समय भारत में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपना स्टैंड डाइल्यूट कर दिया, स्टैंड चेंज कर दिया। यानी सीपीआई का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा 1942 के मूवमेंट के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जो लो रैंक के लोग थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो लो रैंक के जो उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने फिर भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यानी पूर्ण रूप से सीपीआई गायब नहीं रहा 1942 के मूवमेंट में। मान के चलो 80% गायब रहा, 10-20% फिर भी इनके लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का क्या मतलब है? भूमिगत होकर कई सारे जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित जो लोग थे, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखा। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज काफी सारी हुई, जैसे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, रामनंदन मिश्र फ्रॉम नेपाल बॉर्डर। तो जयप्रकाश नारायण और रामनंदन मिश्र, उन्होंने नेपाल बॉर्डर से अपनी गतिविधियों को जारी रखा ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो दे वर क्वाइट एक्टिव इन अ सीक्रेट मैनर। तो बॉम्बे में जो सोशलिस्ट थे, जो बॉम्बे के अंदर जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने एक गुप्त रेडियो का संचालन किया, जिसका संचालन किया गया उषा मेहता के द्वारा। ये अक्सर एग्जाम में सवाल आ चुका, उषा मेहता कौन है? अरुणा आसफ अली। इन्होंने गुप्त रेडियो चलाया, जिसमें वो कांग्रेस की तरफ से मैसेज दिया करते थे, लोगों को गाइड करने की कोशिश करते थे इस आंदोलन में किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए। लाइन ऑफ कमांड गाइडेंस, तो एक प्रकार की लाइन ऑफ कमांड जारी रखी उन्होंने, एक प्रकार की प्रेरणा, एक प्रकार का गाइडेंस इन जो गुप्त रेडियो बनाया गया उसके थ्रू जारी रहा। रोल ऑफ वुमेन, हमें यहाँ पे महिलाओं का भी योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि उषा मेहता और अरुणा आसफ अली जिन्होंने गुप्त रेडियो चलाया, दोनों महिलाएं थी। रोल ऑफ वुमेन पॉलिटिक्स इम्पॉसिबल। ठीक है, जो मेल लीडरशिप थी वो सारी की सारी जेल में पहुंच गई, कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। तो ऑल्टरनेटिव लीडरशिप उभर के आई भारत में। ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक नेतृत्व उभर के आया। फिर स्टूडेंट्स ने भी अच्छा खासा इसमें, अपन सभी वर्गों के बारे में बात करें, किसका कितना योगदान रहा है, कौन किस एक्सटेंट तक क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरे भारत के जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन है उसको पूर्ण रूप से अंजाम दिया। मर्चेंट्स एंड कैपिटलिस्ट, यानी जो व्यापारिक वर्ग था या पूंजीवादी वर्ग था, उनका क्या नजरिया था, उनका कोई खास योगदान नहीं रहा। इससे पहले के मूवमेंट में रहा है, असहयोग आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन व्यापारियों का योगदान रहा है, लेकिन 1942 के आंदोलन का योगदान नहीं रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस समय हिंसा हो रही थी। व्यापारियों का जो वर्ग है वो कभी भी नहीं चाहता कि हिंसामय एनवायरमेंट है, हिंसामय परिस्थितियां भारत में जन्म ले, क्योंकि उनके व्यापार को हानि पहुंचेगी, इसलिए दे वर नॉट मच एक्टिव। हालांकि उन्होंने सहयोग किया, लेकिन एक्टिव सपोर्ट नहीं किया मर्चेंट्स और कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे और यहाँ पे हिंसा हो रही थी, वॉर प्रॉफिट्स। फिर कई सारे जो भारत के बिजनेसमैन है वो वॉर प्रॉफिट्स के अंदर भी शामिल हो गए, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। यानी युद्ध में मुनाफा भी कमाया जाता है, जब वस्तुओं का जो उत्पादन है वो कम होता है, या फिर वस्तुओं को चैनलाइज कर दिया जाता है वॉर पर्पजेस के लिए, तो उस कारण वो लोग प्रॉफिटिंग भी करते हैं। जो बिजनेसमैन है वो अपने जो उत्पादन है उसकी
उत्पादों की प्राइस भी बढ़ा देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद है अपील गवर्नमेंट टू, इसमें लिखा है कि क्योंकि हिंसा होगी तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हानि पहुंचेगी, हिंसा होने पे जो निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इस व्यापारियों की कोशिश यह नहीं थी कि जो आंदोलन है आगे चले आगे बढ़े, वो उसको खत्म करना चाह रहे थे। इसलिए व्यापारियों के समूह ने दे अपील टू द गवर्नमेंट टू रिलीज महात्मा गांधी, इसलिए व्यापारियों ने दबाव बनाया गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किसी न किसी तरीके से सरकार है महात्मा गांधी को रिलीज कर दे और महात्मा गांधी जो वायलेंस हो रहा है पूरे भारत में उसको चेक कर सके, रोक सके। फिर एक एग्जाम्पल दे रखा सुमति मुखर्जी ने हेल्प्ड, इसने एक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति था, समाजवादी नेता था, उसकी मदद की इस आंदोलन में। सुमति मुखर्जी ने अछूत पटवर्धन की मदद की, ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद है मुस्लिम लीग वॉज अलूफ, मुस्लिम लीग का कोई विशेष योगदान नहीं रहा, मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग थलग कर लिया 1942 के मूवमेंट में। मुस्लिम्स और न्यूट्रल, अब आगे ये भी लिखा हुआ है क्योंकि मुस्लिम जो लीग है उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुस्लिम्स भी थे तो देवर मोर लेस न्यूट्रल, वो तटस्थ थे, न सरकार की साइड न कांग्रेस की साइड। मुस्लिम लीग उसके बावजूद भी कई सारे जो मुस्लिम लीग के नेता थे, लोअर जो रैंक के नेता थे, उन्होंने जो विद्रोही थे उनको शेल्टर दिया, उनको आश्रय दिया, उनको छुपाया, पुलिस से बचा के रखा उन्होंने। फिर इसके बाद है हिंदू महासभा का क्या योगदान था? हिंदू महासभा ने भी कॉन्डेम किया, आलोचना की क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो अपन देखते हैं मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो धर्म पे आधारित जो संस्थाएं थी उन्होंने इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, उल्टा वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए। फिर इसके बाद है सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस का जो ब्लॉक बनाया हुआ था, जो संस्था बनाई हुई थी सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, उसने पूरा सहयोग किया 1942 के मूवमेंट में। तो जो सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इस पे इल्जाम लगाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, क्योंकि अपन जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस समय में ब्रिटेन के साथ जाके मिल गई, क्योंकि रशिया ब्रिटेन की तरफ चला गया। तो सीपीआई ने आलोचना की 1942 के मूवमेंट की, और इसके साथ ही जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उस पर एक एलिगेशन लगाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है दे आर वर्किंग एज द फिफ्थ कॉलमिस्ट। फिफ्थ कॉलमिस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित है, उसके बावजूद भी रशिया के विरोध में खड़ा है, क्योंकि समाजवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? रशिया से हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अक्सर रशिया के प्रति अधिक लॉयल थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लग रहा था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये रशिया को सपोर्ट करने के बजाय ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए फिफ्थ कॉलमिस्ट का क्या मतलब है? जरूर फॉरवर्ड ब्लॉक के कारण ही रशिया की हार हो गई, यानी जर्मनी के साथ जाके मिल गया जो फॉरवर्ड ब्लॉक है। गवर्नमेंट ऑफिसर, खासकर जो लोअर रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद्रोही के पास पहुंचा दी, कब पुलिस आएगी वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए। तो खूब सारी सरकारी गुप्त सूचनाएं इन छोटे अधिकारियों के द्वारा विद्रोहियों के पास पहुंच गई। तो अपन को देखने को मिलता है कि पहली बार लॉयलिटी खत्म हो गई ब्रिटिश सरकार के प्रति, जो भारतीयों में वफादारी थी ब्रिटिश सत्ता के प्रति, उस पर बहुत गहरी चोट लगी थी इस समय में, प्रथम बार। क्योंकि ब्रिटेन को पता लग गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वही अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे राज कर सकते हैं। जो स्टील फ्रेम है, जो आईसीएस है, वही हमारे कंट्रोल में अब नहीं रहा। प्रिंसेस एंड जमींदार विद गवर्नमेंट वॉर एफर्ट्स, यानी जो प्रिंसेस और जमींदारों का वर्ग था, जो राजकुमारों का वर्ग था, जो राजा महाराजाओं का वर्ग था, उन्होंने वो सरकार के साथ खड़े थे, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट में थे। दे हैड नो सिंपैथी फॉर द रेबल्स। फिर इसके बाद आ गया स्मॉल जमींदार। इसके बावजूद भी जो छोटे जमींदार थे उन्होंने फिर भी पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में, लेकिन बाय एंड लार्ज जमींदारों ने और जो प्रिंसेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो बड़े जमींदार थे दे वर ऑफन न्यूट्रल, वो न्यूट्रल थे। दरभंगा का राजा, यानी प्रिंसेस के बारे में अपन बात करें, जमींदारों के बारे में बात करें, दरभंगा एक ये भी एग्जाम्पल में देखने को मिलता है कि दरभंगा का राजा है, उसने ही डिड नॉट गिव ट्रूप्स टू ब्रिटेन। दरभंगा के राजा ने मना कर दिया ब्रिटेन को अपनी सेना देने से। तो देशभक्ति की भावना लगभग सभी वर्ग में आ चुकी थी। चलो अपर रैंक वाले लोग नहीं तो किसी संस्था के लोअर रैंक वाले लोग तो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जाके जुड़ गए। नो एंटी जमींदार वायलेंस, इसलिए देखने को मिलता है कि
क्योंकि जो लोअर रंग के जमींदार थे वो खुद ही इस आंदोलन में शामिल हो गए, तो इस मूवमेंट में हमें जमींदारों के खिलाफ कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिली। क्योंकि जो इससे पहले के जो मूवमेंट हुए हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1929 का या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1929 का, वहाँ पे जमींदारों के खिलाफ हिंसा की गई थी, लेकिन इस समय में कोई भी हिंसा नहीं की गई, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका था हमारा प्राइम टारगेट अभी ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश सरकार, जिसको भारत से भगाना है। इस आंदोलन का नाम ही भारत छोड़ो आंदोलन है। इसके बाद आगे क्या है, सी राजगोपालाचारी। अब कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया 1942 के मूवमेंट? सी राजगोपालाचारी, इनके विचारधारा अलग थी, लिबरल किस्म के आदमी थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। जबकि महात्मा गांधी का सपोर्ट हमेशा सी राजगोपालाचारी पे रहा है, उसके बावजूद भी सी राजगोपालाचारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। अंबेडकर ने भी अनफॉर्चुनेटली 1942 के मूवमेंट में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। टीबी सप्रू भी एक उदारवादी व्यक्ति रहा है, इसके ये भी लॉयर रहा है, तो इसने भी आलोचना की 1942 के मूवमेंट की। ज़्यादा पढ़ लिखना भी सही नहीं रहता क्योंकि उन्होंने क्यों आलोचना की, उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि हिंसा हो रही थी इस आंदोलन में। तो इनका तर्क यह था कि अगर अधिक हिंसा होगी तो लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा भारत में। और स्पेशली इनका क्या लॉजिक था, स्पेशली व्हेन फॉरेन एनिमी इज एट डोर, स्पेशली जब जापान भारत पे आक्रमण करने वाला है, उस समय में इस आंदोलन के कारण इतनी अधिक हिंसा हुई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जो तर्क दिया वो भी एक बड़ा तर्क है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है क्यों उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बात उनकी सही भी है, अगर पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, फिर जापान भी भारत में आक्रमण कर दे, तो ब्रिटेन से हटके जापान का कंट्रोल भारत में हो जाएगा। फिर अपन लास्ट है, अंतिम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है। इंग्लिश सक्सीडेड, अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई 1942 के आंदोलन में, अंततः अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई, लेकिन बट दे रियलाइज्ड, उनको पता लग गया, देन अनदर कन्फ्रंटेशन, उनको पता लग गया कि वो भारतीयों के साथ अगला कन्फ्रंटेशन ले ही नहीं सकते। यानी अगर भारतीयों ने दोबारा कोई जन आंदोलन कर दिया और ब्रिटेन वाले उसको झेलने के हालत में नहीं है, तो ये लगभग स्पष्ट हो गया कि भारत को जल्दी आज़ादी देनी पड़ेगी। बात है कितना जल्दी उनको आज़ादी दें। इस आंदोलन के पश्चात इंडिपेंडेंस इमीडिएट एजेंडा हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत की संपूर्ण आज़ादी इमीडिएट एजेंडा बन गया, यानी फर्स्ट एजेंडा बन गया कि सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है। ट्रांसफर ऑफ पावर, अब इसके बारे में डिस्कशन होने लग गया, किस प्रकार से जो सत्ता है भारत को हस्तांतरित की जाएगी। इट बिकेम जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यानी आज़ादी का जो मुद्दा है वो नंबर 1 मुद्दा बन गया, और अब कुछ ही समय के बाद लाजमी था कि भारत को ये जो शक्तियाँ हैं सारी ट्रांसफर की जाएगी। फिर इसके बाद है फाइनल स्ट्रगल, अब अंतिम समय आ चुका है ब्रिटेन को यहाँ से उखाड़ फेंकने का। फिर बाय महात्मा गांधी बट नेवर सस्पेंडेड, कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। अब इसमें लिखा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसे कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया। जैसा जो पहला पॉइंट था जो इंट्रोडक्शन में अपन ने बोला था, कभी सस्पेंड नहीं किया गया, कभी कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया, इस आंदोलन को कभी नहीं रोका गया ऑफिशियली कांग्रेस के द्वारा। बाकी सभी आंदोलन को पूर्व में कांग्रेस के द्वारा सस्पेंड किया गया। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी ने सस्पेंड किया था जब चोरा चोरी की घटना हुई थी पुलिस स्टेशन में। फिर इसके बाद आगे है स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन। अगला क्या महत्व है, नेचर क्या था उस मूवमेंट का, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बिना किसी प्लानिंग के अचानक ही हुआ है, तो लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, कोई लीडरशिप रही नहीं कांग्रेस की, तो उन्होंने खुद से ही फैसले लेना शुरू कर दिया और हिंसा अत्यधिक हो गई। आईएनसी लीडर अरेस्ट, सभी के सभी कांग्रेस के लीडर जेल में पहुंच चुके थे। प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑफिशियल स्टैंड ऑन जापान, इसका एक फायदा भी हुआ कांग्रेस को। देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कैसे कांग्रेस को फायदा हुआ, क्योंकि सभी कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया, इसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ। क्योंकि अगर कांग्रेस वाले बाहर रहते तो कांग्रेस को कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ता। जापान जो एक इंपीरियलिस्ट पावर है, जापान भारत में अटैक करने वाले, तो कांग्रेस का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, तो कांग्रेस को स्टेटमेंट निकालने पड़ते कि जापान के पक्ष में है, विरोध में। जापान के पक्ष में होना भी सही नहीं था, जापान के विरोध में होना भी सही नहीं था। तो एक एम्बेरसिंग सिचुएशन थी कांग्रेस के लिए। तो इसलिए इस एम्बेरसिंग सिचुएशन से कांग्रेस बच गई, क्योंकि जेल में थे, उनको कोई पब्लिक स्टेटमेंट जेल में देनी नहीं थी, उनको अलाउ भी नहीं किया गया पब्लिक स्टेटमेंट। तो इट सेव्ड कांग्रेस फ्रॉम अ वेरी बिग एम्बेरसमेंट। क्योंकि समस्या ये है, अगर कांग्रेस के जो लीडर है वो बाहर होते जेल से, तो अवश्य कोई ना कोई स्टेटमेंट देते वो जापान के अगेंस्ट में,
और फिर आगे चल के देखो क्या हुआ। जिन भारतीय सेना ने जापान के साथ मिलकर युद्ध लड़ा अंग्रेज के विरोध में, ब्रिटेन के विरोध में, वो वॉर हीरो बने आगे चल के। इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक थे उनका केस लड़ा गया भारत में, तो भारत में हीरो बन के उभरे थे। तो उससे पहले अगर कांग्रेस जापान को बुरा भला कह देता तो सिचुएशन एम्बेरसमेंट वाली होती कांग्रेस के लिए। फिर अपन आगे चलते हैं नेशनल अवेकनिंग। इससे नेशनल अवेकनिंग हो गई भारत में, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई, खासकर ब्यूरोक्रेसी में। जो नौकरशाही थी उसने संपूर्ण रूप से राष्ट्रवाद ने अपना घर कर लिया था। स्टील फ्रेम, अब तक स्टील फ्रेम सुरक्षित था ब्रिटेन के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, स्टील फ्रेम भी कमजोर पड़ने लग गया ब्रिटेन का। जो सिविल सर्विसेज है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स है, वो भी पक्षधर हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट के, वो भी सहानुभूति रखने लग गए विद्रोहियों के लिए। जैसे एग्जाम्पल दे गया सोल्जर्स, जब रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी की थी, नौसेना ने जो म्यूटिनी की थी, उसमें सैनिकों ने भाग लिया था, यानी सैनिकों तक भी राष्ट्रवाद की भावना पहुंच चुकी थी। महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी एक सिग्निफिकेंस की चीज है। आईएनए मैच्योरिटी, अब अपन देखते हैं कि इस आंदोलन में इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने मैच्योरिटी में पहुंच चुका था, यानी अपने पीक पे पहुंच चुका था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट हैड अटेन्ड मैच्योरिटी। अब कैसे उन्होंने मैच्योरिटी अटेन की? अरेस्ट येट लोकल लीडर्स। आप देखो कितना मैच्योर हो चुका था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की, बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस ने, उनको जेल में ठूस दिया, उसके बावजूद भी लोकल लीडर उभर के आ गए जिन्होंने गाइडेंस दिया लोगों को इस आंदोलन से संबंधित। तो मास मूवमेंट चलता रहा। तो ये मैच्योरिटी है भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की, कि अगर फर्स्ट रैंकर जो हैं लीडर उनको जेल में डाल देंगे तो लोअर रैंक के लोग स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, गाइडेंस देना जारी रखेंगे लोगों को। फिर अगला सिग्निफिकेंस है पैन इंडिया। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत पे पड़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट का। और इस समय में हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे भी राष्ट्रवाद को अत्यधिक बढ़ावा मिला। यानी जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं, जो राजा महाराजाओं का जो क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वो भी पूरी सहानुभूति रखने लग गए विद्रोहियों के प्रति, और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। ठीक है, इसी के साथ ही अपन ये खत्म करते हैं। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में संपूर्ण अपन ने अभी डिस्कशन किया है, सभी पहलुओं पे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।